तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल LWM में। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय का सत्यापन। आज हम गॉस की प्रमेय का सत्यापन करने वाले हैं, जो कि हर बार पेपर में 4 से 5 नंबर का आता ही आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ज़रूर करिएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसको सिद्ध कैसे करेंगे गॉस की प्रमेय को, तो आज वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमने 3 फार्मूले लिखे हैं, नोट करके आप इन फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम आपको गॉस की प्रमेय के सत्यापन की तरफ लेकर चलते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ये चित्र कहता क्या है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। ये चित्र बोल रहा है कि ये इसका कोई एरिया है। हमने इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश ले लिया है। इस बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद हम गॉस की प्रमेय को सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया है। ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल है, जिसको हमने dA मान लिया है। ये इसका गॉसियन पृष्ठ है। अल्पांश क्षेत्रफल पर ये जो बिंदु P है ना, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, और इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा dA। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। और ये इसका क्षेत्रफल A है, और यहाँ पर जो एक कोण बना है इसको कहते हैं ओमेगा। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम गॉस की प्रमेय का सत्यापन करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दोस्तों दिक्कत तो नहीं है? चलो, यहाँ तक आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो उसके लिए यह अल्पांश क्षेत्रफल है, इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल dA। हम अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा ले रहे हैं तो इसको हम dA लिखेंगे। dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इससे अल्पांश क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हमारा होगा φE। जब हम दोस्तों क्षेत्रफल छोटा ले रहे हैं तो अल्पांश क्षेत्रफल छोटा ही गुजरेगा। तो dφE जो हमारा यहाँ पर गुजरेगा वो हमारा E वेक्टर और dA वेक्टर के गुणनफल से निकलेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dφE इक्वल टू E dA cos थीटा। ये हमारा
अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकल गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ई का मान रखेंगे। तो ई का मान हमें कहाँ से मिलेगा? ई का मान मिलेगा हमें समीकरण 1 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई का मान समीकरण 1 से लेने पर, 1 से यहाँ पर हम ई का मान लेंगे। जब हम ई का मान रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डी फाई ई इक्वल टू, ई का मान यहाँ पर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है। तो उसका मान हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इसको हम ऐसे कर देंगे। हमने अल्पांश से निकाल लिया। हमने भी कहाँ से निकाला है? हमने भी इस वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला कितना फ्लक्स गुजरेगा, अब हम उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आई होगी। हमने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है जो हमने आपको भी बताई है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों फाई ई इक्वल टू डी फाई ई का समाकलन। दोस्तों यदि हम डी फाई ई का समाकलन करते हैं तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम डी फाई ई का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन होता क्या है ये हम आपको समझाएंगे चित्र के माध्यम से। तो ये जो हमने यहाँ पर चित्र लिया है, हमने निकाला था अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बट हम निकाल रहे हैं अब संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो समाकलन का मतलब होता है वो इसको ऐड करना होता है, वो इसको भी अपने साथ ऐड कर लेगा। तो समाकलन का मतलब यही है। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो जो फाई ए इक्वल टू जो होगा ना, फाई ई इक्वल टू जो हम करेंगे वो डी फाई ई, समाकलन यही रहेगा। डी फाई ई का हम यहाँ से मान ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हम इसका मान दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो फाई ई इक्वल टू जो होगा हमारा क्यू, और ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारा बाहर आ जाएगा। और समाकलन किसका हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का। तो दोस्तों हम डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे। तो फाई ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा ही रहेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने आपसे क्या बोला था, ये सूत्र है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओमेगा, डी ओमेगा, क्योंकि ये छोटा सा कोण है तो इसका मान में डी ओमेगा। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने दोस्तों इस वाले सूत्र के अनुसार लिया जो हमने आपको बताया था। डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है वो डी ओमेगा के बराबर होता है। ये हमने भी आपको यहाँ पर करके दिखाया है, देखो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यही तो है।
अब डी ओमेगा इक्वल टू जो होता है वो होता है 4 पाई के। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से दोस्तों 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। फाई ई जो आ जाएगा हमारा वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी गॉस की प्रमेय है, जो बताती है कि किसी भी क्षेत्रफल आवेश के क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह हर बार पेपर में 4 से 5 नंबर की आती ही आती है। आपको ये ज़रूर याद करनी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।